नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। दोस्तों, आज आपके बीच में लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के इतिहास की एक और पहली क्लास। इसमें आपको जनरल जीके पढ़ाई जाएगी। तो उसकी आज पहली क्लास है आपके बीच, हिस्ट्री की। ठीक है, और इससे पहले मैं उत्तराखंड की और हिंदी की क्लासेस भी दे चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं दी है देखी हो तो मेरे चैनल में जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं, और उन वीडियो का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूके प्रैक्टिस विद आयुष को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। आज का हमारी पहली क्लास है हिस्ट्री की। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहली क्लास हिस्ट्री, इतिहास की। इतिहास इतिहास देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको जीके पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा। देखिए, इतिहास किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। इतिहास क्या होता है, इससे पहले आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा इतिहास। तो इतिहास की वैसे परिभाषा तो पूछी नहीं जाती तब भी, तो इसको इतिहास की जो परिभाषा होती है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता जाऊंगा। इतिहास की परिभाषा होती है कि ना अतीत में जो घटनाएं गुजरी होती है ना, अतीत में गुजरी घटनाएं, ठीक है, और गुजरी घटनाओं का संग्रह है जहाँ पे होता है, ठीक है, संग्रह, उसे कहा जाता है इतिहास। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? अतीत में गुजरी महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह है, उसे इतिहास कहा जाता है। ठीक, आप समझे? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कैमरा थोड़ा हिल चुका था। चलिए, मैं आपको क्या बता रहा, इतिहास की परिभाषा लिखिए आप। मैंने क्या बताया इतिहास की परिभाषा? अतीत में गुजरे अतीत में गुजरी महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह, ठीक है, अतीत में गुजरी महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह जिसे इतिहास कहा जाता है। देखिए, बहुत सी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो हमें नहीं पता रहती, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है वो अच्छी हो बुरी हो, पर ऐसी घटनाएं जो महत्वपूर्ण हो, ठीक है, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, इतनी महत्वपूर्ण घटना, तो ये अतीत में हुआ है, ठीक है, तो इसका संग्रह कहा जाता है इतिहास। ठीक है, और अब आपसे अगला प्रश्न जो पूछा जाता है इतिहास से, आपको पता होना चाहिए इतिहास के जनक, ठीक है, जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे जनक पूछा जाए, ठीक, इनके जनक का नाम था जनक, इतिहास के जनक, आपके इतिहास के जनक थे
H से हिस्ट्री और H से ही हेरोडोटस, ठीक है, याद रखेगा, हेरोडोटस, ठीक है, याद रखिएगा। H से हिस्ट्री और H से ही हेरोडोटस, ठीक है, इतिहास के जनक। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए आगे इसके बाद इतिहास के ना 3 खंड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कालखंड होते हैं इतिहास के, 3 कालखंड, यहाँ पे लिख देता हूँ। इतिहास के 3 कालखंड होते हैं, 3 कालखंड होते हैं, कालखंड, ठीक है, 3 कालखंड होते हैं। उन 3 कालखंड का नाम क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिखिए। पहला कालखंड था आपके पास पराग ऐतिहासिक, ठीक है, पराग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पहला कालखंड। दूसरा था आपके पास आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, और तीसरा था आपके पास ऐतिहासिक। ठीक है, ये हो गया आपके 3 कालखंड होते हैं आपके इतिहास के। इतिहास के 3 कालखंड होते हैं आपके, ऐतिहासिक, माफ कीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 कालखंड होते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए प्राग ऐतिहासिक होता है जिसमें जिसमें जिस 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 इतिहास का हमारे पास लिखित वर्णन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं अभी बताऊंगा। जिसमें लिखित वर्णन नहीं होता। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, जिसमें हमारे पास लिखित वर्णन तो होता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते। तीसरा है आपके पास ऐतिहासिक में क्या होता है, लिखित वर्णन भी होता है और जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, वो है ऐतिहासिक। देखिए आद्य ऐतिहासिक और ये माफ कीजिए प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास सबसे ज़्यादा, वो है हमारे पास ऐतिहासिक, सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऐतिहासिक है। ठीक, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसे पढ़ने में बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे, आज मैं आपको ये समझाऊंगा प्राऐतिहासिक, ठीक है, आज मैं आपको प्रागऐतिहासिक समझाऊंगा। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए। पहली, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्रागऐतिहासिक ऐसा इतिहास जिसका लिखित वर्णन नहीं मिलता, लिख लिए, जिसका लिखित वर्णन नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलता। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, जो 2-4 ही पॉइंट है, ये अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट तो यही हो गया, इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है, पहला तो यही पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है इसका, ठीक है, जो आपके पास दूसरा पॉइंट है आपके पास प्रागैतिहासिक में है कि
प्रागैतिहासिक कोई ना इसे पत्थरों का युग भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा प्रागैतिहासिक को पत्थरों का युग। बेसिक सबसे पहले तो इसके जनक भी पता होना चाहिए आपको। प्रागैतिहासिक के जनक यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जनक। जनक कौन है प्रागैतिहासिक के जनक? जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रागैतिहासिक के जनक, तो जनक कौन थे आपके पास? रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या बोला मैंने? रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट प्रागैतिहासिक के जनक थे, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा इसके बारे में बताया है या खोज की है, ठीक है। वो थे आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। प्रागैतिहासिक कोई, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक कोई। तो जो प्रागैतिहासिक था इसमें पत्थरों का उपयोग सबसे ज्यादा होता था। क्या होता था? पत्थरों का उपयोग, ठीक है। क्या होता था? लिख सकते हैं आप, पत्थरों का उपयोग होता है, जिस कारण इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण मतलब पत्थरों का युग, पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल कहा जाता है प्रागैतिहासिक को, ठीक। इतना क्लियर हो गया? चलिए इतना लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, इतना लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखते हैं हम। देखिए आगे क्या क्या पॉइंट है। और इस देखिए अब आपके आगे मैं आपको बता चुका हूँ उसके प्रागैतिहासिक के मैं जनक बता चुका हूँ आपको, पाषाण काल होता है, ठीक है। अब इसके ना प्रागैतिहासिक के 4 खंड होते हैं, ठीक। लिख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए दिखने में थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से नोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक में मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोबारा से पॉइंट। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया था, इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है। लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते, ठीक है, नहीं प्राप्त होते। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते थे जनक। इसके जनक कौन थे? जनक मैंने आपको बताया था रॉबर्ट ब्रूस फुट, इसके जनक हो गए। तीसरा मैंने आपको बताया था इसमें पत्थरों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पत्थरों का प्रयोग जिस कारण इसे पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक, पाषाण काल। चौथा पॉइंट है इसका, बेसिकली इसके 4 खंड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक के 4 खंड होते हैं, 4 खंड। प्रागैतिहासिक को 4 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आपके पास, पहला खंड है आप ऐसे करके लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 4 खंडों में बांटा गया है। तो 4 खंड कौन कौन से हैं? पहला तो आपके पास पूरा पाषाण है, ठीक है, पूरा पाषाण।
ठीक। ठीक है, पहला है आपके पास पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण। पाषाण मतलब पता है ना, मैंने आपको बताया क्यों कहा जाता है पाषाण, क्योंकि पत्थरों का प्रयोग होता था सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसलिए कहा जाता है पूरा पाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण। दूसरा है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण। ठीक है, याद रखिए उत्तर पाषाण को ही हम ताम्र पाषाण भी कहा जाता है, ताम्र लिख सकते हैं, ताम्र। ठीक है, ताम्र पाषाण भी कहते हैं। मैं बताऊंगा क्यों कहा जाता है इसमें ताम्र पाषाण। देखिए, सबसे पहले अब आपको क्लियर होना चाहिए आपका पूरा पाषाण। पूरा पाषाण किसे कहा जाता है? तो ठीक है, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण मतलब पुराना। ठीक है, पुराना पाषाण, सबसे पुराना पुराना समय। ठीक है, उसमें लोग कैसे होते थे, लोग। ठीक है, आपको यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक, ठीक है, इसमें लोग कैसे रहते थे, मनुष्य कैसे रहते थे? तो मनुष्य क्या करते थे, इसमें मनुष्य का काम कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं करना था, बस उनका काम होता था खाना खाना। ठीक है, बस खाना खाना, पेट भरना, बस, और कुछ उनको इस चीज़ से लेना देना था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो खाना बदोश थे यहाँ लोग, कैसे थे? खाना, ठीक, खाना बदोश थे लोग, कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना खाने से मतलब था। ठीक है, और आखेट करते थे, आखेट करना इनका काम था, आखेट। ठीक, इसीलिए इन्हें आदिवासी कहा गया। ठीक है, आदिवासी भी कहा गया इन्हें इसी कारण, आदि मानव, आदि मानव। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई पूरा पाषाण में, इसमें आपकी आग की खोज हुई। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, आग की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आग की खोज कब हुई, लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हुई आग की खोज। आग की खोज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हुई आग की खोज आपकी पूरा पाषाण में। ठीक, ठीक है, और इसमें जो दो चार चीजें और है ना, तो इसमें ना जो पूरा पाषाण में थे, जो मानव थे ना, वो ना वो बनाते थे, क्या कहते हैं आपको, चित्र बनाते थे, चित्र। देखा होगा आपने चित्र, तो गुफाओं में, या गुफाओं में बनाते थे चित्र, या तो जैसे किसी पत्थर में बना दिया, शिलाओं में, बड़े बड़े मतलब पहाड़ों में कहीं पे देखा होगा आपने, कुछ कभी ऐसे करके, ऐसे 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 चित्र बनाते जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, ऐसे चित्र बनाए जाते थे, ये बनाया जाता है पूरा पाषाण काल में। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण में मानव चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, क्योंकि मानव चित्र भी आया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव चित्र। ठीक है, क्योंकि इसमें ना एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ना इन्होंने मानव चित्र बनाना सीख लिया था। ठीक है, चित्र बनाना सीख लिया था उन्होंने। ठीक है, चित्र बनाना सीख लिया था उन्होंने, मतलब कुछ भी बना दिया, बस बन गया चित्र, चित्र बनाना सीखा था। ठीक है,
ठीक है, चित्र बनाना सीख लिया था यहाँ पे इन्होंने पूरा पाषाण काल में मानवों ने। तो जो सबसे पहले चित्र प्राप्त हुए, आपको पता होगा सबसे पहले चित्र कहाँ प्राप्त हुए, तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपको पता होगा। तो कहाँ प्राप्त हुए सबसे पहले चित्र, वो आपकी भीमबेटका की गुफा में। ठीक है, लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे पहले मानव चित्र कहाँ से प्राप्त हुए। तो आप क्या दोगे, क्या आंसर आता है आपको बता, भीमबेटका की गुफाएं सुना होगा आपने, भीमबेटका की गुफा, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। अगर थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी उसके लिए क्षमा करना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप उसके हिसाब से नोट्स लिख सकते हैं। देखिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, भीमबेटका की गुफा। ठीक है, ये लिखा है भीमबेटका की गुफा। कहाँ है भीमबेटका की गुफा, यह है आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपकी भीमबेटका की गुफा है। अगर जिला पूछ लिया जाए, तो जिला क्या है आपका, जिला है रायसेन। रायसेन, ठीक है, ये जिले का नाम लिख लीजिए आगे, जिला। ठीक है, जिला, ठीक है, ये रायसेन जिला है। ठीक है, इसके साथ नहीं अलग है, रायसेन जिला। इतना क्लियर हो गया आपको, ये इतना ही पूछा जाता है पूरा। और देखिए, और जो चित्र मिला था ना सबसे पहले, वो चित्र मिला था, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे। देखिए ऐसे ही कुछ मिला था चित्र, तो वो चित्र मिला था आपको, ऐसा। ठीक है, मतलब शिकार करता हुआ, ऐसा कुछ चित्र मिला था भीमबेटका से सबसे पहला, शिकार करता हुआ। ठीक है, क्या क्या मैंने क्या क्या बताया आपको, पूरा पाषाण काल। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट, पत्थरों का प्रयोग होता था इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया। इसके 4 खंड है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण को ही ताम्र पाषाण कहा जाता है। ठीक, अब आपसे पूछा गया पूरा पाषाण के बारे में। पूरा पाषाण में लोगों, मतलब जो लोग रहते थे कैसे रहते थे, वो खाना बदोश थे। खाना बदोश मतलब खाना खाने थे, उन्हें कुछ लेना देना नहीं क्या हो रहा है ज़िंदगी में क्या नहीं, क्योंकि उस समय ज़्यादा समझ ही नहीं थी उन्हें, तो इसलिए वो खाना खाने वाले लोग थे, खाना बदोश लोग थे। और आखेट करना उनका कार्य था, आखेट करके खाना खाने, इसीलिए उन्हें आदि मानव कहा गया। ठीक, इंपॉर्टेंट जो चीज़ सी हुई थी इसमें हुई थी आग की खोज। ठीक है, ये रहा आपकी आग की खोज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, आग की खोज हुई थी। ठीक, आग की खोज, लेकिन इन्होंने चित्र बनाना सीख लिया था। ठीक है, इस काल में, पूरा पाषाणिक काल में इन्होंने चित्र बनाना सीख लिया था। तो चित्र जो सबसे प्रथम साक्ष्य मिले थे, चित्र जहाँ से मिले थे वो आपके मिलते हैं भीमबेटका की गुफा से। भीमबेटका की गुफा कहाँ है आपके, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर आपसे जिला पूछा जाए, थोड़ा और डीप पूछा जाए, तो जिला है आपका रायसेन। ठीक है, रायसेन जिला से मिला था। ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल से इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण। अब आपसे पूछा जाएगा मध्य पाषाण, तो अब मध्य पाषाण के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिखिए आप। मध्य, देखिए मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, या तो ऐसे बना के लिख सकते हैं खुला खुला। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं मध्य पाषाण। ठीक, ठीक है, देखिए अब मैंने पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल कैसे कहा जाता है, देखिए इसमें ना छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे पहले बड़े हथियार होते थे ना, ये बड़े हथियार, तो इनका फिर छोटे कर दिए गए होंगे, तो
इसमें मध्य पाषाण काल में ये होता था। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी वो था आपका अद्योष्टि। अद्योष्टि किसे कहा जाता है? अद्योष्टि को हिंदी में कहा जाता है अंतिम संस्कार। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई थी मध्य पाषाण काल में, अगर पूछा जाए क्या हुआ था, तो मध्य पाषाण किसका अद्योष्टि हुआ था आपका। अद्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार। जरूरी नहीं जला के, मतलब कहीं दफना के भी किया जा सकता था। ठीक है, बहुत उस समय कई कई तरीक़ों से अंतिम संस्कार किया जा सकता था। ठीक है, देखिए हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, जैसे आपका मुंडन करना, जनेऊ धारण करना, विवाह करना। ठीक, ये बहुत सारे प्रकार के मतलब 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जो अंतिम संस्कार होता है वो अंतिम होता है, मतलब आखिरी वाला होता है जो, वो अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, चलिए इतना ही था इसमें। मध्य पाषाण में ज़्यादा नहीं था। अब पढ़ते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में ना बहुत सारी चीज़ों की खोज हो गई थी। ठीक, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों की खोज हो गई थी। सबसे पहले आता है आपका, देखिए इतना लिख लिया आपने, ये पूरा लिख लिया होगा ना, ये तो समझ गए होंगे, लिख लिया होगा। मैं इसे मिटो देता हूँ। ठीक है, इतना लिख लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा खिचपिच सा हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में ना देखिए, सबसे पहले यहाँ से लिखता हूँ मैं, यहाँ से समझिए आप। नव पाषाण काल में मतलब सबसे पहला पॉइंट है इसमें ना, नव पाषाण काल में आपका खेती करना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, मानवों ने खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक, खेती करना शुरू कर दिया, अपने आवास बनाने शुरू कर दिए, आवास बनाने में शुरू कर दिए, सब नव पाषाण काल में हो रहा है। ठीक है, जानवर पाला, सबसे पहला जानवर कौन सा पाला? कुत्ता पाला, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मानव ने सबसे पहला जानवर कौन सा पाला? वो था कुत्ता। ठीक, इसी काल में इन्होंने पहिए की खोज करी, पहिया खोजा। ठीक है, पहिए की खोज करी इन्होंने। ठीक, पहिए की खोज करी इन्होंने, और इन्होंने मन का खोजा, मन का। ठीक, मन का क्या होता था आपने, ठीक है, मन का खोजा इन्होंने। और इसी काल में इन्होंने सबसे पहले फसल उगाई थी। कौन सी फसल उगाई थी? फसल उगाई थी इन्होंने जौ। ठीक है, जौ तथा गेहूं भी उगाई थी, गेहूं भी उगाना शुरू कर दिया था उन्होंने। पर प्रथम फसल कौन सी थी? जौ। ठीक है, जौ थी जो इन्होंने उगाई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कब उगाई, तो ये उगाई थी इन्होंने लगभग, कब उगाई थी? 7000, ठीक है, BC, 7000 BC पूर्व उगाई थी इन्होंने। ठीक है, और कहाँ उगाई थी ये भी पूछा जा सकता है आपसे, अगर पता होगा आपको। तो ये कहाँ उगाई थी आपकी? ये उगाई थी आपकी, हाँ, ये उगाई थी पाकिस्तान के, जो उस समय तो भारत में मतलब इंडिया में ही था, पाकिस्तान की मेहरगढ़। पाकिस्तान के मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में कहाँ पे? वो भी मेहरगढ़ के सुलेमान व गिरधर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, ठीक है, हेमू और गिरिधर पहाड़ियों के बीच में उगाई गई थी आपकी जौ की फसल। ठीक, ये याद रखिएगा, नव पाषाण काल से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है, लिख लिया आपने? इतना लिख लिया इतना? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ये इन चीज़ों की खोज हुई थी इसमें। ठीक,
ये हो गया आपका। अंतिम बचा आपका उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण में बेसिकली कुछ नहीं है ज़्यादा। उत्तर पाषाण में आपका ताम्र की खोज हुई थी, ठीक है। ताम्र नगरी, मतलब ताम्र सबसे पहला धातु, जो सबसे प्रथम धातु खोजा गया था, वो था आपका तांबा, जिस कारण इसे ताम्र नगरी तो ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है, उत्तर काल को। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल के 4 खंडों का वर्णन, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक। हो गया क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, कंप्लीट। अब हम आगे पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। इतना लिख लिया तो मैं मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको एक पॉइंट रह गया था, वो बताना भूल गया मैं। एक पॉइंट रह गया था, तो वो पॉइंट है, देखिए मैंने बताया था ना, तांबे, सबसे पहले तांबे की खोज की थी। तो तांबे की खोज की थी, और सबसे पहला हथियार जो बनाया था ना, औजार, औजार, औजार याद रखेगा। औजार, सबसे पहला औजार आपका बनाया था, वो बनाया था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी सबसे पहला औजार बनाया था, ठीक है। और एक और पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 18, मैंने क्या बोला, 1863 में, यहाँ पे लिख लीजिए आप, 1863 में, 1863 में भारत में ना, भारत में पाषाणकालीन, ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान खोला गया था। क्या, पाषाण, भारत में लिख लीजिए पाषाणकालीन बोलिए, या प्राग ऐतिहासिक, पाषाणकालीन सभ्यता सभ्यता का अनुसंधान खोला गया, ठीक है। सभ्यता का अनुसंधान, अनुसंधान खोला गया। किसके द्वारा खोला गया? ये खोला गया आपका, मैंने बताया ना, किसके द्वारा खोला गया? रॉबर्ट ब्रुश फुट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रुश फुट के द्वारा खोला गया। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, यही पाषाण काल के आगे का है अंतिम पॉइंट। नहीं, आद्य ऐतिहासिक बता दिया था मैंने। अब आपका अगला पॉइंट है, देखिए प्राग ऐतिहासिक पढ़ा चुका हूं मैं, अब है आपके पास आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आप पॉइंट लिख सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक में हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं। क्या बोला मैंने? लिखित साक्ष्य, ठीक है। लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना? उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता आद्य ऐतिहासिक काल में, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल का। ठीक, देखिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना,
ठीक है। इसके अंतर्गत और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल की, आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी हमसे पूछा जाता है, जानकारी किसने दी सबसे पहले? जानकारी तो जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो जानकारी दी हमें दी चार्ल्स, लिख लीजिए आप, चार्ल्स मैरॉन ने। ठीक है, चार्ल्स मैरॉन ने इसकी जानकारी दी। और संरक्षण किसने किया? माफ किया, सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किया आपका, ये क्या, कनिंगम ने। सर्वेक्षण आपका कनिंगम ने किया। और जनक या नाम किसने दिया? जनक या नाम? तो जनक और नाम किसने दिया? ये दिया आपका जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने। और खुदाई किसने की? खुदाई, याद रखिए, खुदाई आपकी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने करी खुदाई आपकी। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक काल। ये देखिए, इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, थोड़ा इम्पॉर्टेंट। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। बाकी मैं आपको कल अगली वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है। अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता थी वो थी आपकी सभ्यता वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि ना यहाँ पे ना इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जहाँ ये सिंधु घाटी एरिया पड़ता है ना, वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं। और जो सारी नदियों का जो मिलने हैं, मतलब जो जितनी भी सारी नदियाँ हैं वहाँ उस एरिया में, वो सारी की सारी मिलती है आपकी सिंधु नदी में। ठीक है, सिंधु नदी में, जिस कारण इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु सभ्यता नदी। ठीक है, वो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको? इसीलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी आपको पता? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? ये थी नगरीय, माफ कीजिएगा, थोड़ा
थोड़ा गलत लिख रहा हूँ मैं, ढंग से लिखता हूँ। दोबारा समझ लीजिए कि आद्य ऐतिहासिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी सभ्यता। सभ्यता, और वो कौन सी थी? वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा उसका नाम? क्योंकि जितनी भी वहाँ नदियाँ थी उन सब का मिलान इस सिंधु नदी में होता, इसीलिए उस जगह का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये थी आपकी नगरीय सभ्यता, ठीक है। नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। इसका जो नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मैंने आपको बता चुका हूँ, जॉन मार्शल ने रखा था, ठीक है। इसका नाम जो रखा था वो रखा था जॉन मार्शल ने, ठीक। खुदाई किससे करी? खुदाई आपकी दयाराम साहनी जी ने करी। और जो एरिया था ना, एरिया कितने एरिया में फैली है ये? क्षेत्र था जो इसका क्षेत्र था वो था आपका 13 लाख स्क्वायर, 13 लाख स्क्वायर था, ठीक है। 13 लाख स्क्वायर था, ठीक है। और भारत का कितना क्षेत्रफल है? भारत का 32 लाख, याद रखिएगा, भारत का है 32 लाख, ठीक है। देखिए इतने में फैली हुई। और जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है ना, अगर आपसे आकार पूछा जाए, यहाँ पे लिख लीजिए आप, आकार कैसा? त्रिभुजाकार, ठीक है। वो भी लगभग में है, ठीक है, लगभग कैसा है? देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चित्र बना के बता देता हूँ, आप समझ लीजिए किस हिसाब से पूछ रहे थे, बताया गया है। ये हो गया आपका भारत का, ठीक है, ये हो गया आपका भारत का हिस्सा। थोड़ा, ठीक है, मान लीजिए भारत का है, तो इन एरियो में ये, जैसे यहाँ इस एरियो में, ऐसे एरियो में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। यहाँ से यूँ ये ऐसे एरियो में फैली हुई थी, यहाँ से जैसे पाकिस्तान, गुजरात, तो इस हिसाब से ये ऐसे और ऐसे करके ये सभ्यता का आकार बन रहा था, ठीक है। ठीक है, इस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का आकार बन रहा था, जिस कारण इसको बोला गया त्रिभुजाकार। लगभग पूर्ण त्रिभुजाकार नहीं, क्योंकि कुछ एरिया त्रिभुज के बाहर भी आ रहे थे, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसे लगभग बोला गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं भारत में, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं आपके गुजरात से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त होते हैं आपके गुजरात से, ठीक। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक। बाकी इसके बारे में मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे, कहाँ, क्या क्या होता था, क्या क्या कैसी उनकी अर्थव्यवस्था थी, कैसे उनका कल्चर था, ये सारा मैं आपको कल बताऊंगा, कल की वीडियो में, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं पे गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने उन सभी दोस्तों तक पहुँचाइए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। धन्यवाद।